आप कहते हैं कि अक्षत जानवरों से बात करने में सक्षम है, तो मेरे पास इसके लिए अपने कुछ प्रश्न हैं। मेरे दिमाग में सबसे ऊपर यह है कि उसने कभी हम पर सीधे हमला क्यों नहीं किया। इसके अलावा सार्थक, तुम्हारे प्रति मेरी सद्भावना के बावजूद मुझे यह विश्वास करने में परेशानी हो रही है कि जब तक एक मानवीय डेमीगॉड टियर जानवर जैसी शक्तिशाली चीज को वश में नहीं किया जाता है, तब तक वह स्वेच्छा से आपका साथ देने के लिए सहमत होगा। क्या मैं यह मानने में सही हूं कि कुछ ऐसा है जो वह अपने सहयोग के लिए चाहता है? विजय चौहान ने शीघ्रता से पूछा। सार्थक ने एक सेकंड के लिए अक्षत की ओर देखा, यह सुझाव देते हुए कि यह सबसे अच्छा होगा कि वह स्वयं इस स्थिति को समझाए। बोलने से पहले उन्होंने अपना गला साफ किया। डेमीगॉड टियर जानवर को इस ग्रह पर कई जानवरों के लिए नेता और प्रतिनिधि माना जा सकता है। इसका अनुरोध कर्नल और उनके लोगों से सभी खनन कार्यों को तुरंत बंद करने का था। साथ ही इस ग्रह को मानव मुक्त रहने के लिए भी था। अक्षत जोर से बोला, जैसे कोई घोषणा पड़ रहा हो। चौहान की ओर मुड़ने से पहले सार्जेंट ने एक दूसरे की ओर देखा, जो उतना ही परेशान लग रहा था। यह एक ऐसा अनुरोध था जिसका अनुपालन करना उनके लिए संभव नहीं था। मेज पर प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप थी। सार्जेंट और चौहान सार्थक के उनके साथ कमरे में होने के बारे में भूल गए थे और इस अनुरोध से निपटने के तरीके पर चर्चा करना शुरू कर दिया था। सार्जेंट टिल स्वाभाविक रूप से तुरंत इसे अस्वीकार करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों ने इस पर विचार करने पर जोर दिया था। यह स्पष्ट था कि वे बस छोड़ने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे। सार्थक उनकी प्रतिक्रिया से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। वह भी शुरू में चौंक गया था जब अक्षत ने उसे वादे के साथ साथ डेमीगॉड टियर जानवर के सिर के अंदर अनुभव की गई यादों के बारे में बताया था। यह प्रशंसनीय था कि जानवर अपने ग्रह की इतनी परवाह करता था कि वह अपना शरीर तक देने को तैयार था। कुछ मायनों में यह पृथ्वी के प्रति मानवता के लगाव के समान था। अपेक्षाकृत सुरक्षित ग्रहों पर आश्रयों में रहने में सक्षम प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ने जानवर को आजाद करने से पहले उसे माफ करने की विनती की थी। अपनी आजादी वापस पाने के बाद यह आसानी से उन इंसानों से बदला ले सकता था जिन्होंने इसे बंदी बना लिया था और इस पर अत्याचार किया था। और फिर भी उसने किसी भी इंसान को न मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ने की कोशिश करके उसकी दयालुता को दर्शाता है। कुछ मायनों में वे जानवर इंसानों से भी अधिक सम्माननीय हैं, सार्थक ने सोचा। मुझे खेद है सार्थक, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। सैन्य नेताओं द्वारा अपनी चर्चा में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद चौहान ने यह बात कही। यह ग्रह प्रमुख खनन बिंदुओं में से एक है जो पृथ्वी पर जन्मे संपूर्ण समूह को पशु क्रिस्टल की आपूर्ति करता है। विशेष रूप से वर्तमान समय में हम ऐसे रणनीतिक बिंदु को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्लैनेट हमास के अंदर किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्राकृतिक क्रिस्टल है, और इसके शीर्ष पर उनके पास वह सुविधा भी थी जिसका उपयोग जानवरों पर प्रयोग करने के लिए भी किया जाता था। सार्थक पहले से ही तैयार था कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, फिर भी वह शांत रहा। डेमीगॉड टियर जानवर अब उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं। यह स्पष्ट था कि अभय नियंत्रण में नहीं था और वह उत्तर चाहता था। ह्यूमनॉइड टियर जानवर को घेरने वाले सैनिक घबरा गए और अगर यह हिंसक हो गया तो कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। कर्नल विजय चौहान, क्या आप जानते हैं कि यदि आप उन क्रिस्टलों का खनन जारी रखेंगे तो इस ग्रह का क्या होगा? सार्थक ने सवाल किया। जब से जानवरों की खोज की गई है, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि वे कैसे बनाए गए हैं। उनमें अन्य स्तनधारियों की तरह प्रजनन अंगों की कमी है। यहां मेरे मित्र के अनुसार अब मुझे इसका उत्तर पता है। जानवर मूल रूप से जानवर क्रिस्टल से उत्पन्न होते हैं जो ग्रह द्वारा उत्पादित होते हैं, जिन्हें हम खनन करते हैं। आप सभी जानवर क्रिस्टल लेते हैं, तो क्या इसका मतलब यह भी होगा कि आप जानवर के जीवन ले रहे हैं? सभी क्रिस्टल चले जाने के बाद वहां कौन रहेगा? जानवर नहीं होंगे और ग्रह नष्ट हो जाएगा। सार्थक ने जो सीखा था उसे साझा किया। ह्यूमनॉइड जानवर के अनुसार प्रत्येक ग्रह में एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता था जिसे वह घोंसला कहते थे, जो उन जानवरों को पैदा करता था, उन्हें बढ़ने देता था। वह घोंसला किसी भी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकता है। हैरानी की बात यह है कि सेना को कभी भी वे घोंसले नहीं मिले, जिससे सार्थक को आश्चर्य हुआ कि क्या उन तक पहुंचना मुश्किल था या यह जानकारी केवल ओमकार जैसे किसी व्यक्ति को ही पता होगी।
ये मर्मस्पर्शी और सब कुछ है, लेकिन यदि आप भूल गए हैं तो हमें अभी भी एक युद्ध लड़ना है। टिल ने क्विन की बात को चुनौती दी। आप स्वयं बीस्ट का गियर पहनते हैं, है ना? क्या शापित गुट मजबूत उपकरण बनाने के लिए बीस्टों को नहीं मारता? बीस्ट को मारने और जिस ग्रह पर वे रहते हैं उसे नष्ट करने के बीच क्या अंतर है? ठीक है, वह बिल्कुल इंसान नहीं है। जॉय बुदबुदाया। वह जोर से कहने में थोड़ा डर रहा था। वह कुछ हद तक टिल से सहमत था। हालांकि वे समझते थे कि जानवरों को मारने और किसी ग्रह को नष्ट करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अगर उन्हें डामीज के खिलाफ मौका खड़ा करना है तो उन्हें संसाधनों की आवश्यकता है। यदि इसका मतलब किसी ग्रह को बर्बाद करना है तो यह मानवता के भविष्य के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत थी। मैं यहां इस बारे में बहस करने के लिए नहीं हूं कि विशेष रूप से आपका समूह या सामान्य रूप से क्रिस्टल के लिए खनन करने वाला कोई अन्य समूह सही है या गलत, सार्थक ने कहा। यह वह समझौता था जो हमने ह्यूमनॉइड डेमीगॉड टियर बीस्ट के साथ किया था ताकि वह हमारे साथ काम कर सके, और मैं इस वादे को निभाने का इरादा रखता हूं। इस तथ्य पर टिल हंसे। पूरी मानवता की परवाह किए बिना बीस्ट से वादा करना, जो भी है उससे किसी को और क्या उम्मीद करनी चाहिए? यदि आप भूल गए हैं तो यह ग्रह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि चौहान को यह पसंद नहीं आया कि उसका सार्जेंट अपने उद्धारकर्ता से इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन वह गलत नहीं था। मैं सार्जेंट टिल की अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन उनके पास एक बात है। आप वर्ल्ड लीडर में से एक हो सकते हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक केवल अपने स्वयं के ग्रहों के लिए जिम्मेदार है। केवल हेड जनरल इंद्र या उनसे अधिक उच्च अधिकार वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हमें जाने का आदेश दें। सार्थक ने विनम्रता से मुस्कुराया, फिर भी शांत। अच्छा, फिर हम ऐसे किसी व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते? शापित गुट के नेता ने मेज के बीच में एक अजीब गोलाकार उपकरण रखा, जो धैर्य ने रात में उसे छोड़ने से पहले उसे सौंप दिया था। इसके शीर्ष पर एक बड़ी हरी सतह थी, जिसके किनारे के चारों ओर कुछ टच बटन थे। जब मेज पर रखा गया तो सार्थक ने कुछ बटन दबाए और यह थोड़ी देर के लिए चमकने लगा, जब तक कि अंततः इसमें एक होलोग्राफिक आकृति प्रदर्शित नहीं हुई। उस शख्स को पहचानकर फौजी तुरंत खड़े हो गए। हेड जनरल शशांक, मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। चौहान ने अपने वरिष्ठ को सलाम किया। आराम से, शशांक ने उत्तर दिया। यह देखते हुए कि उसे किसने बुलाया था, शशांक ने यह सुनिश्चित किया कि वह इसका उत्तर देगा, लेकिन जिस स्थिति में वे इस समय थे उसमें उसे बुलाए जाने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें किसमें मदद की जरूरत है, सार्थक? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुमने मुझे बिना किसी कारण के दूसरों के सामने यहां बुलाया है, शशांक ने पूछा। कोई भी इस बात से नहीं चूका कि हेड जनरल सार्थक से बड़ी विनम्रता से बात कर रहे हैं। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि सार्थक के पास किसी तरह हेड जनरल का निजी नंबर था। आखिर उनका रिश्ता क्या था? सार्थक, क्या इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं हुई? चौहान को आश्चर्य हुआ। हालांकि हेड जनरल शशांक का दर्जा हमसे ऊपर है। हम तकनीकी रूप से पहले हेड जनरल इंद्र के अधीन थे। भले ही वह इसका आदेश दे, हम तब तक इसका पालन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे समूह के लिए एक नया नेता नहीं चुना जाता। आमतौर पर अन्य लोगों के आने और नए प्रमुख जनरल का चयन करने के लिए मतदान और बैठक होती थी, या किसी उच्च रैंक सर्वोच्च कमांडर की सिफारिश। सुप्रीम कमांडर स्वयं किसी को प्रभारी नियुक्त कर सकता था, लेकिन ओमकार की ओर से भी कुछ नहीं सुना गया था। मैं इस समय हमास पर हूं और मैं चाहता हूं कि इस ग्रह पर सभी गतिविधियां बंद हो जाएं। यदि संभव हो तो यह बहुत अच्छा होगा अगर इसे शापित गुट को सौंप दिया जाए। बदले में मैं आपको शापित गुट में से कोई एक ग्रह देने की पेशकश करता हूं। मुझे पता है कि वे एक समान नहीं होंगे, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सार्थक ने अनुरोध किया। जैसा कि दूसरों को संदेह था, शशांक को उत्तर देने में देर नहीं लगी। मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा, सार्थक। मुझे लगता है कि यह एक उचित सौदा है, और मेरा मानना है कि शापित गुट के नेता के पास ऐसा करने के लिए अपने कारण होंगे। शशांक ने सिर हिलाया। हेड जनरल शशांक, मेरी रुकावट के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास ऐसी किसी बात पर सहमत होने का अधिकार है। चौहान को आगे आना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ इस वजह से कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन वे सभी सैन्य आदमी थे
उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना था और यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाना था जिसे ऐसा करने की अनुमति थी। मुझे लगता है कि चूंकि घोषणा कुछ ही घंटों में हो जाएगी, तो मैं ही आप सभी को बता सकता हूं। 50 सीटों पर बहुमत से मतदान हुआ था। मैं, शशांक, नए सुप्रीम कमांडर के रूप में वोट दिया गया है। तो हां कर्नल, मुझे विश्वास है कि मेरे पास अधिकार है, शशांक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत सुना होगा या शायद वे सपना देख रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि नए सर्वोच्च कमांडर के लिए पहले मतदान क्यों हुआ। क्या चल रहा है? क्या यह सचमुच हेड जनरल शशांक है? सैनिकों ने आपस में फुसफुसाया। शशांक ने बस एक आह भरी, इस तैयारी के साथ कि शायद वे उस पर विश्वास न करें। यदि आप इंतजार करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पुष्टि मिलनी चाहिए। सार्थक, कुछ अन्य घोषणाएं भी होंगी। उनमें से एक इस बारे में होगी कि हेड जनरल इंद्र ने आपके साथ क्या करने का प्रयास किया था। क्या होगा आगे? क्या हेड जनरल इंद्रगुट के सैनिक सार्थक को हमास ग्रह देने को तैयार होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए माय वेम। घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसके कारण शशांक अगला सुप्रीम कमांडर बन गया। उनमें से एक ओमकार अवशेषों के साथ बर्था जहाज पर है। उसके शरीर के हिस्से कंटेनर में तैर रहे थे और बाहर कोई और नहीं बल्कि सामंथा खड़ी थी। क्या यह सच है पिताजी कि वास्तव में आपको वापस लाने की कोई संभावना नहीं है? सामंथा ने उत्तर की आशा करते हुए पूछा। लड़की को इस कार्रवाई की निरर्थकता के बारे में पता था, क्योंकि ठीक होने के बाद उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। हालांकि पुनर्प्राप्त शब्द बहुत उदार लग रहा था। हेड जनरल जाग रहा था और बिना किसी के दबाव डाले खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे भारी और काले धब्बे थे जो कुछ आराम पाने के लिए उसके संघर्ष की कहानियां बता रहे थे। निहाल, ओमकार के शीर्ष सहायक, ने सामंथा के फिर से जागते ही शशांक सूचित किया था, जिसने बदले में शापित गुट की यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया था। ऐसा क्यों था कि आप अपने अंतिम क्षणों में सार्थक से बात करना चाहते थे? मुझसे, आपकी अपनी बेटी से क्यों नहीं? आप सब कुछ हमारे हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं? हम जो सबकी खातिर एक साथ भी नहीं आ सकते, दुनिया इस पर निर्भर है। गिलास तक आते आते उसने कंटेनर को जोर से थपथपाया। यह एक कमजोर प्रहार था जिसमें शायद ही कोई शक्ति थी। यह एकमात्र चीज थी जो वह अपनी हताशा को दूर करने के लिए कर सकती थी। यह समझने में असमर्थ थी कि उसके पिता क्या सोच रहे थे। इससे भी बुरी बात यह है कि प्लग खींचना उस पर निर्भर था। एक माता पिता अपने ही बच्चे से ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? फिर भी उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेली थी जिसे ऐसा करना चाहिए था। अफसोस, एक बात जो ओमकार ने ध्यान नहीं दी वह यह थी कि सामंथा ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। डॉक्टर, क्या आप निश्चित हैं कि आप उसे वापस ला सकते हैं? भले ही वह पूरी तरह से स्वस्थ न हो, आपके पास उसकी मदद करने का एक तरीका है। सामंथा ने पलटते हुए खुद को आश्वस्त करने के लिए कहा। क्या आप आगे बता सकते हैं? वृद्ध दिखने वाला सज्जन कमरे के पीछे ही रुका हुआ था, जिससे सामंथा को कुछ हद तक गोपनीयता मिल रही थी। डॉक्टर कहे जाने के बावजूद उसने अन्य लोगों की तरह प्रयोगशाला की वर्दी नहीं पहनी थी जो उससे पहले प्रवेश कर चुके थे। वास्तव में मैं वो काम कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं उसे दूर ले जाऊंगा। मेरी एकमात्र शर्त यह है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि ओमकार, जैसा कि वह वर्तमान में है, अब नहीं है। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, आप पहले से ही जानते हैं कि वहां ऐसी चीजें हैं जो अब मानव नहीं है, उस आदमी ने उत्तर दिया। सामंथा अपने निचले होंठ को चबा रही थी, फिर भी अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने और उनकी बेटी के रूप में अपनी स्वार्थी इच्छा के बीच खुद से संघर्ष कर रही थी। सुविधा केंद्र के अंदर का अलार्म एक बार फिर बज उठा और सैनिक, गार्ड और डॉक्टर भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। जब वे अंदर गए तो उन्हें फर्श पर कुछ तरल पदार्थ के बीच टूटे हुए कांच के कई टुकड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, ओमकार के शरीर के कुछ हिस्से भी फर्श पर पड़े थे। फिर भी एक हिस्सा स्पष्ट रूप से गायब था। वह था सिर। क्या हुआ जनरल सामंथा? क्या कोई घुसपैठिया था? सार्जेंट फिन ने पूछा, क्योंकि उसकी क्षमता ने उसे साइट पर पहला व्यक्ति था। नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं था, सामंथा ने बेजान होकर उत्तर दिया।
यह मेरे पिता की इच्छा थी कि मुझे अब जीवित न रखा जाए, इसलिए मैंने उनके अनुरोध का पालन किया। चूंकि मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती थी, इसलिए किसी को अलार्म बंद करने के लिए कहने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। फिन, जो लड़की के ठीक होने के दौरान उस पर नजर रख रही थी, उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा है। ओमकार को जीवित छोड़ने से उसे केवल झूठी आशा मिलेगी। वह वास्तव में इसके बारे में केवल तभी भूल सकती थी जब उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती। सिर, उनका सिर, डॉक्टर ने कहा। मैंने इससे छुटकारा पा लिया, समंथा ने उत्तर दिया। हालांकि सामंथा के आसपास के लोगों ने उससे कहा कि आराम करना और अपने दुख से उबरने के लिए समय निकालना सबसे अच्छा है। शायद अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करें। उसने तर्क दिया था कि आगे बढ़ना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। काम करते समय उसके पास जो कुछ भी होने वाला था उसे भूलने के लिए काफी समय होता था और वह जानना चाहती थी कि अगला मामला क्या होगा। सब कुछ पढ़ने के बाद वह अपने ऑफिस में बैठ गई। इसलिए बोर्ड ने इस पर वोट डालने का फैसला किया है कि अगला सुप्रीम कमांडर कौन होना चाहिए, और उन्होंने मुझे उम्मीदवारों में से एक माना है। खैर, यह अपेक्षित है। उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाया। बोर्ड में सेना में वे लोग शामिल थे जिनके पास विरासती पद था। वे 10 लोगों का एक समूह थे जिनकी पारिवारिक वंशावली सेना की नई शैली के निर्माण से बहुत पहले से ही चली आ रही थी। डामिस हमले से पहले पुरानी दुनिया में ये ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ताकत और प्रभाव था। हालांकि जैसे जैसे चीजें बदलने लगीं और दुनिया ने सत्ता की परवाह करना शुरू कर दिया, स्थिति बदल गई। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने मूल रूप से सत्ता की वर्तमान स्थिति को प्रायोजित किया था, उन्हें एक विरासती पद दिया गया था और उन्हें कुछ निर्णय लेने का प्रभारी बनाया गया था। कुल मिलाकर 10 थे, लेकिन फिर भी वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ थे। जितने लोग मिलिट्री के थे, उनमें से कुल 50 को सीटें दी जाएंगी। इन सीटों ने इस जैसे बड़े निर्णयों के लिए वोट के रूप में काम किया। जहां तक सीटों की बात है, उन्होंने स्थानीय चुनाव की तरह ही काम किया, जिसमें सेना के लोगों द्वारा मतदान किया जाता था। दुर्भाग्य से यह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से रहित नहीं थी। यह एक खुला रहस्य था कि उच्च पदों पर बैठे लोग अक्सर वोट प्राप्त करने और रैंक में ऊपर उठने के तरीके के रूप में उच्च स्तरीय क्षमता वाली पुस्तकों या अन्य प्रोत्साहनों का उपयोग करते थे। स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों को भी बहुत सारे वोट मिलेंगे। इस तरह ओमकार, जिसे युद्ध के नायकों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था, अंततः अपने पद पर भी पहुंच गया। जल्द ही सामंथा ने फोन किया था। नमस्कार, मैं हेड जनरल सामंथा व्हाइट बोल रही हूं। मैं आपको केवल यह बताना चाहती हूं कि मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे दिवंगत पिता के पद के संभावित उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दें। मुझे क्या लगता है कि किसके लिए सबसे उपयुक्त होगा भूमिका। भले ही सामंथा खुद सुप्रीम कमांडर नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसके पास एक वोट था। वह जानती थी कि उसके बहुत सारे समर्थक होंगे और वोट स्वयं सार्वजनिक हो गए थे, इसलिए दूसरों को पता था कि उन्हें किसने वोट दिया है। सामंथा के अनुयायी भी उसी का अनुसरण करना पसंद करेंगे जिसके बारे में उनका मानना है कि वह अगला नेता बनने के लिए उपयुक्त होगा। जब हम एक साथ संयुक्त मिशन पर थे तो हेड जनरल शशांक ही थे जो दौड़ कर आए थे। उसने मेरी सलाह बिल्कुल नहीं सुनी और उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह वहीं रहा, भागा नहीं और मदद करने की पूरी कोशिश की। उनके जैसा कोई व्यक्ति ही इस समूह का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। हां, मेरे पास नामांकन है, सामंथा ने कहा। कुछ ही समय बाद वोटों की गिनती की गई। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कारण बताया कि वे सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों थे, लेकिन उन्हें समझ आया कि यह ज्यादातर दिखावे के लिए था। इस बिंदु पर कोई भी शब्द दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। सभी ने पहले ही अपना वोट डाल दिया है। जैसा कि अधिकांश लोगों को उम्मीद थी, सबसे अधिक वोट पाने वाला हेड जनरल शशांक निकले। अधिकांश के लिए हेड जनरल हमेशा 3 सबसे संभावित उम्मीदवार रहे हैं। इंद्र के गायब हो जाने और सामंथा के अपना पद छोड़ने के बाद वास्तव में उसका मुकाबला करने वाला कोई और नहीं था। पुरानी व्यवस्था के तहत अन्य जनरल, यहां तक कि कुछ पूर्व प्रमुख जनरल भी थे, लेकिन उनके लिए वोट विभाजित हो गए, जिससे यह तय नहीं हो पाया कि कौन शीर्ष पर पहुंचेगा। फिर भी जब यह सब हो रहा था,
तो विडंबना यह है कि उनमें से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हेड जनरल शशांक वर्तमान में शापित गुट के जहाज पर वी के तरीके सीख रहे थे। तभी उसे सार्थक का फोन आया था, जैसा कि उसने कहा भी था। अब जब एक नया सर्वोच्च कमांडर चुना गया है तो इंसानों और दुनिया को आने वाली खबरों के बारे में पता चल जाएगा। आपातकालीन प्रसारण प्रणाली का एक बार फिर उपयोग किया गया। स्क्रीन पर केवल वर्ल्ड लीडर में से कोई भी नहीं था। सभी के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वर्ल्ड फेमस रिपोर्टर बबली हाथ में कागज के टुकड़े लिए वहां खड़ी थीं, जैसे कि वह कोई समाचार एंकर हो। सभी को नमस्कार। आज आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, जिसे दुनिया जानना चाहती है। यह ब्रेकिंग न्यूज अर्थबॉर्न गुट, शापित गुट और वी से संबंधित है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी रिपोर्ट करने के लिए कि आज सुप्रीम कमांडर ओमकार अपनी भूमिका से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके उत्तराधिकारी का चयन पहले ही किया जा चुका है। विश्व प्रसारण समाप्त हो गया था और इसके दो मुख्य संदेश थे जो इसने दूर दूर तक सभी को दिए थे। पहला तथ्य यह था कि ओमकार, जो पहले डामिस युद्ध के बाद से सर्वोच्च कमांडर था, अपना पद छोड़कर सेवानिवृत्त हो गया था। बेशक केवल कुछ ही लोग थे जो वास्तव में सच्चाई जानते थे। इससे सार्थक को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस तरह की बात पर झूठ बोलना क्यों चुना। शायद उन्हें डर था कि ओमकार की मौत के बारे में जानकर मानव जाति का मनोबल गिर जाएगा। नहीं, इससे भी बुरी बात यह थी कि वे जनता के सामने यह बात नहीं लाना चाहते थे कि ओमकार हार गया। जनता के लिए वह व्यक्ति था जो दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति था। हरीश खन्ना नहीं, सार्थक या डैनी नहीं, बल्कि ओमकार था। वह उनकी आशा थी। इसीलिए यह ऐसी जानकारी थी जिससे उन्हें हर कीमत पर बचाना था। उस घोषणा के साथ ही शशांक के लिए भी अपना परिचय देने का समय आ गया था। भूमिका ग्रहण करने के बाद शशांक का एक संक्षिप्त भाषण था। यह वह था जिसने प्रेरणादायक बनने की कोशिश की। इसे स्थापित किया गया था, इसीलिए मानव जाति को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। ओमकार की सेवानिवृत्ति के अलावा इस बदलाव का कोई कारण नहीं था। हालांकि जो लोग ऊपर काम करते थे वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। भले ही उन्हें ओमकार की मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया था, वे जानते थे कि सामंथा अभी भी थी और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना नामांकन और वोट छोड़ दिया। विश्व प्रसारण वहीं समाप्त हो गया और फिर सेना में उन सभी लोगों के लिए एक अलग प्रसारण चला गया जो अर्थबॉर्न समूह का हिस्सा थे। यह संदेश हेड जनरल इंद की मौत के बारे में था। कुछ छिपाना असंभव है, यह देखते हुए कि यह पहले से ही कुछ लोगों के बीच फैल चुका है। अच्छी खबर यह थी कि बबली ने सार्थक को अच्छी छवि में दिखाने की पूरी कोशिश की थी। जब उन पर पहली बार हमला किया गया था तब के फुटेज थे और दिखाया गया था कि उस समय बबली और बंटी दोनों जहाज पर थे। अंत में दृश्य से पता चला कि इंद्र एक भी था जो खून का आदी था। वीडियो हर जगह दिखाए जाने के बावजूद कुछ लोगों को संदेह था कि इंद्र वास्तव में क्या था। शशांक, जो अब पहले से ही कुछ हद तक सच्चाई जानता था। सामंथा और ओमकार के कई करीबी लोग जो अब सामंथा के अधीन थे, उन्हें वीडियो के बारे में संदेह था। सार्थक और इंद्र उस समय कमरे में थे जब उन्होंने अपना अनोखा जाल बिछाया था। खून बहते समय इंद्र ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यही कारण है कि उनके लिए उसे थोड़ी मात्रा में रक्त के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हुए देखना थोड़ा अजीब था। फिर भी यह खबर किसी कारण से बाहर नहीं गई थी और इसके बजाय सेना की बात इन्हीं दो बिंदुओं पर केंद्रित हो गई थी। शशांक को चुना गया। सामंथा के बारे में क्या? आखिरकार वह ओमकार की बेटी थी। मैंने एक सीट से सुना कि सामंथा कोई विकल्प नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नामांकन अस्वीकार करने का फैसला किया है। फिर भी शशांक को अच्छा काम करना चाहिए। मैंने पहले भी उसके अधीन काम किया है और वह अपनी क्षमता के बिना भी कुशल है। लेकिन यह एक आश्चर्य की बात थी, है ना? ओमकार के अचानक सेवानिवृत्त होने के बारे में क्या? मेरा मतलब है, वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अपने चरम पर था, लेकिन उसकी क्षमताएं अभी भी मजबूत हैं। शायद वह अब सर्वोच्च कमांडर नहीं होगा, लेकिन हम अभी भी उसे देख सकते हैं। क्या तुम पागल हो? वह आराम का हकदार है। उसने पहले युद्ध में पहले ही बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था।
मैं हेड जनरल इंद्र के बारे में बात कर रहा था। वह कैसे वी था? अगर एक हेड जनरल वी हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डामिस के साथ काम करने वाला कोई भी वी हो सकता है? यह एक डरावना विचार है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे बाहर प्रसारित नहीं करने का फैसला किया। मैंने वास्तव में सोचा था कि शापित गुट ने हमला किया था किसी अन्य कारण से, लेकिन उस वीडियो में यह स्पष्ट था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और वे भाग्यशाली थे कि वे जीवित बच निकले। आपको क्या लगता है कि शापित नेता कितना शक्तिशाली है? क्या आपने देखा कि वह अजीब शक्ति का उपयोग कर रहा था? कोई भी उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। चर्चाएं यहीं नहीं रुकीं, लेकिन अर्थबोर्न समूह चुप नहीं रह सका। आखिरकार यह दुनिया बदलने वाला दिन था। चीजें फिर से सुचारू रूप से चल रही थीं। यह जानने के बाद कि सुप्रीम कमांडर की भूमिका अब शशांक की है, उसके बाद चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ीं। एक आधिकारिक आदेश आया और चौहान तुरंत काम पर लग गया। चौहान और उनकी टीम अभी भी ग्रह को वैसे ही छोड़ने के बीच में थी जैसी वह थी। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़े परिवहन जहाज द्वीप से आ और जा रहे थे, जिसका मतलब यह भी था कि सार्थक और अन्य लोगों के लिए भी छुट्टी लेने का समय आ गया था। उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे पूरा करने की आवश्यकता थी, और अब शापित गुट को उस जहाज पर जाना था जिसमें वे आए थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कॉर्नेल विजय चौहान, सार्जेंट रफीक और सार्जेंट एवियन थे। जस्सी ने कहा, उस जहाज में उस मशीन को रखने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका समूह इसका सावधानी से इलाज करेगा। पार्थ, आप विनम्र हैं। जब मैंने पहली बार उस चीज का उपयोग करना शुरू किया था, तब मैं आपसे कहीं बेहतर था। मुझे लगता है कि हमें शायद फिर से मैच करना चाहिए था। हमें नहीं पता है कि विजेता कौन होगा। धन्यवाद, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभ्यास करता रहूंगा। शापित जहाज पर मेरे कुछ मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं इस चीज का परीक्षण कर सकता हूं। अरे, अगर मैं वास्तव में चाहता तो मैं फिर से इस जानवर से लड़ने की कोशिश भी कर सकता था। उसने अपने अंगूठे से इशारा करते हुए कहा, कौन था वो डॉक्टर जो ओमकार का सिर अपने साथ ले गया? क्या होगा जब शशांक के बारे में दुनिया को पता लगेगा कि वो भी एक वैम्पायर है? जानने के लिए सुनते रहिए। यह देखने में कोई अजीब दृश्य नहीं था। इंसानों के साथ एक जानवर, क्योंकि उन्होंने ओब्रॉय परिवार की क्षमता वाले लोगों को भी ऐसा ही करते देखा था। जो अजीब लगा वह यह था कि जिस जानवर से जस्सी अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा था, वह उनके ठीक पीछे खड़ा था। सार्थक, मैं दूसरे सार्जेंट के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि आप उन्हें दोष दें। यह समय पूरी मानव जाति के लिए कठिन है, रफीक ने कहा। मुझे लगता है कि अब खबरें सामने आने के बाद आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जानी चाहिए। कम से कम इतना अच्छा है कि अब आपको अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ेगी। फिर भी वहां ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे। कुछ बातें सार्थक अच्छी तरह से जानता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ पूरी जिंदगी एक बहिष्कृत व्यवहार किया गया, न कि केवल तब जब वह वी बन गया था। मुझे लगता है कि अलविदा कहने की बारी आखिरकार मेरी है। सबसे पहले मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरी बेशकीमती तलवार मिशिका के हाथों में आ गई है। हालांकि आपके कौशल सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आपके खिलाफ लड़ते समय आपके पास दिल था शुद्धम्म एजेंट। मैं यह भी जानता हूं कि शापित जहाज पर आपके पास मुझसे कहीं बेहतर शिक्षक हैं। विजय सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हें तलवार कहां से मिली? सार्थक को आश्चर्य हुआ। दुर्भाग्य से वह कहानी उतनी वीरतापूर्ण नहीं है जितनी मैं चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि इसे पाने के लिए मैंने किस महान बीस्ट को हराया, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं था। मैंने देखा कि कुछ कमजोर बीस्ट इसे अपने साथ ले जा रहे थे। बस संयोगवश उनसे सामना हो गया। लेकिन यदि कोई पूछे तो उन्हें यह बताना सुनिश्चित करें कि मैंने किसी प्रकार के शक्तिशाली अजगर को हराया है। चौहान हंसा। मुझे यकीन है कि यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम दोनों मिलेंगे। डामिश ने अभी तक पूरी तरह से काम नहीं किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हम सभी एक साथ लड़ रहे हों। मैं आपको और आपके समूह को शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षित होकर जाएं। अलविदा कहते हुए वे जहाज पर चढ़ गए और आश्रय से बाहर निकल गए। उन्होंने धैर्य और अर्जुन को भी उठा लिया था, जो थोड़ी दूरी पर छिपे थे। सच में
अर्जुन वापस आने और दूसरों को भी देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब विश्व प्रसारण भेजा गया था तो मनुष्य अकेले नहीं थे जिनके पास यह जानकारी थी कि एक नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। फिलहाल अंधेरी गुफा जैसे कमरे के अंदर गौतम एक मेज पर बैठा था। तो इंसानों ने अपने नेता के साथ जो हुआ उसके बाद उसे बदलने का फैसला किया है। स्लाइसर भी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांत है। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है, गौतम ने खड़े होते हुए कहा। अब समय आ गया है कि मैं अंततः अपना कदम उठाऊं। यह पूर्ण युद्ध का समय है। सार्थक, अक्षत और अंबर के अलावा अन्य लोगों को अभी भी नए ह्यूमन बीस्ट को देखना बाकी था जो अब अर्जुन की चेतना में बसा हुआ था। एक बार जब वह जहाज पर चढ़ गया तो शापित समूह को उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसका जानवर रूप वैसा ही लग रहा था जैसा सार्थक ने पिछले दिन देखा था। वह अभी भी ज्यादातर काले फर से ढका हुआ था और उसकी पीठ पर एक विशाल पूंछ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके विकास ने उसकी उपस्थिति में कुछ मामूली बदलाव किए। एक किंग स्तरीय बीस्ट के रूप में उसकी पूंछें एक साथ गुच्छित थीं और एक फूल की तरह थीं, जिससे यह बताना मुश्किल हो गया था कि यह एक टुकड़ा है या नहीं। लेकिन अब जब पूंछें लंबी हो गई हैं तो वे बिच्छू के डंक के समान दिखने लगी हैं। वे जमीन से इंच ऊपर की ओर मुड़े और फिर से नीचे की ओर मुड़ने से पहले कंधे के क्षेत्र के चारों ओर मंडराने लगे। उसके ऊपर अब बीस्ट के अग्रबाहुओं से निकले हुए पंख के समान कठोर टुकड़े दिख रहे थे, फिर भी उनके ऊपर नरम फर था। ऐसा लगता है कि प्रत्येक विकास के साथ उसका स्वरूप बदलता और बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि अभय के साथ यह बताना कठिन होगा, क्योंकि डेमीगॉड टीयर बीट्स की क्षमता यह बताती है कि उसका वास्तविक शरीर कैसा दिखता है। सार्थक ने सोचा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पार्थ ने उत्साह से कहा। अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के शरीर को सहलाने की कोशिश की। तुम्हारी पूंछ बहुत अच्छी है। पूंछ? मिशिका ने थोड़ा भ्रमित होकर दोहराया। बीस्ट के लिए उपनाम। उनके दिमाग अभी भी शरीर में है, इसलिए मैंने सोचा कि यह हमारे लिए अंतर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कब खन्ना लड़के नियंत्रण में है और कब बीस्ट नियंत्रण में है। पार्थ ने समझाया। अब यह कहने लायक एक अच्छी बात थी। यदि वे लगातार उन्हें डेमीगॉड टीयर बीस्ट और एम्परर टीयर बीस्ट कहते रहे तो उन पर नजर रखना कठिन होगा। एकमात्र समस्या यह थी कि क्या बीस्ट इन उपनामों से सहमत थे या नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने अब तक कोई विरोध नहीं किया था। इंस्पेक्ट एम्परर टीयर ह्यूमनॉइड बीस्ट, एवोल्यूशन पॉसिबल, नेक्स्ट एवोल्यूशन 0%। जैसा कि अपेक्षित था, विकसित होने के बाद उन्हें मजबूत बने रहने के लिए अधिक क्रिस्टल का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से मड्डी के भंडार से बहुत सारे क्रिस्टल का उपयोग सार्थक द्वारा अर्जुन के शरीर को एक चरण में विकसित करने की अनुमति देने के लिए किया गया था। सामान्य तौर पर क्रिस्टल की कमी के कारण शापित गुट के लिए भी आवश्यक राशि जुटाना कठिन था। इस समस्या को हल करने के लिए सार्थक ने इलेक्स को वैम्पायर वर्ल्ड से प्राप्त ब्लड क्रिस्टल तैयार करने के लिए कहा था। वह आशा कर रहा था कि शायद बीस्ट उन क्रिस्टलों को भी संसाधित कर सकते हैं। यह एक भारी निवेश था, लेकिन सार्थक को यकीन था कि अगर वे डेमन टीयर बीस्ट के रूप में विकसित हो सकते हैं तो यह सब इसके लायक होगा। जब सभी को अर्जुन के नए रूप का निरीक्षण करने का मौका मिला तो वह वहां गया जहां मिशिका वर्तमान में थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हेलो मिशिका, मुझे लगता है काफी समय से नहीं मिल पाया हूं, अर्जुन ने एक चुटकुला सुनाने की कोशिश करते हुए कहा। मिलिट्री स्कूल में उन दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जल्द ही वे एक साथ अपने अनुभवों के कारण करीब आ गए थे। मिशिका अर्जुन के पास चली गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस हमनोइड बीस्ट्स के शरीर को जोर से गले लगा लिया। नरम महीन पर को महसूस करना काफी अनुभव था और उसका सिर बीस्ट के कठोर पेट के स्तर पर था। तुम्हारा वापस आना अच्छा है। मिशिका अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कुछ कदम दूर चली गई। उस संक्षिप्त क्षण में उसे कुछ एहसास हुआ था। अर्जुन के लिए जो चिंगारी उसके मन में थी वह गायब हो गई थी। मिशिका को यकीन नहीं था कि यह टेल्स के शरीर में रहने वाले अर्जुन के कारण था, या यदि यह उस समय के कारण था जो उन्होंने एक दूसरे से अलग बिताया था। लेकिन उसे देखकर और उससे बात करते हुए
उसके मन में वैसी भावनाएं नहीं थीं जो वह किसी और के लिए महसूस करती थी। शायद अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट बता देने के कारण ही उसके मन ने अपना संकल्प बना लिया था। मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे पता है कि मैं वास्तव में किसे पसंद करती हूं, जब तक कि मैं वास्तव में अर्जुन के लिए मेरे मन में भावनाएं ना आ जाएं, क्योंकि अब वह एक बीस्ट के शरीर में है। मिशिका ने अंबर की ओर देखा, लेकिन उसे देखकर भी उसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह सिर्फ उसकी शक्ल के कारण अर्जुन की ओर नहीं जा सकती थी। शापित जहाज पर पहुंचने पर सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। अचानक हमले या परेशानी का कोई संकेत नहीं था। सार्थक को शुद्धम डामिस से आधी उम्मीद थी। हो सकता है कि इंद्र के समूह के कुछ स्ट्रगलर भी उस पर हमला कर दें, जबकि वह नेता के रूप में दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाग्य एक बार उनके पक्ष में था। जैसे ही उनका जहाज उतरा, वहां पहले से ही कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। सैम, प्रखर और बर्जुन डॉकिंग बे पर खड़े होकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाज से बाहर निकलते हुए उन्होंने सार्थक और अन्य लोगों को दो शक्तिशाली ह्यूमनॉइड बीस्ट एस के साथ देखा। सैम की अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहिए। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। मेरा भाई, बर्जुन चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और मड्डी बीस्ट के कंधों के ऊपर कूद गया। मैं आपसे आने वाली प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे पता था कि मेरा भाई एक सामान्य शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। केवल सबसे अच्छा ही उसके लिए उपयुक्त है। बर्जुन, अंबर ने पुकारा। गलत वाला। मुझसे दूर हो जाओ, छोटे बदमाश, अभय ने शिकायत की। जैसे ही उसकी बाहें बर्जुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं, उसने उसे अपने कंधे से गिराने का प्रयास किया। हालांकि उन दोनों ने सत्ता संघर्ष में प्रवेश किया क्योंकि बर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा कि तुम मेरे भाई हो, बर्जुन चिल्लाया। बर्जुन, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, अर्जुन ने बात की, और उसकी आवाज सुनकर भले ही विकृत हो, बर्जुन ने जल्दी से अपने पैरों को धक्का दिया, जिससे बीस्ट के कंधे पर कुछ मिट्टी लग गई और इसके बजाय टेल्स के कंधे पर छलांग लगा दी। अभय बड़बड़ाता रहा, फिर भी लिटिल बर्जुन, मैं देख रहा हूं कि तुम सुस्त नहीं पड़ रहे हो। मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूं। अर्जुन ने बर्जुन का सिर थपथपाया। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे तो इतनी हार्दिक शुद्ध मुस्कान थी कि विशेष रूप से एक व्यक्ति को पता ही नहीं था कि क्या करना है। एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया। उसने बस अर्जुन के पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, प्रखर बोला। अगर कोई आपके जाने से पहले इस दुनिया को छोड़ने का हकदार है तो वह मैं हूं, और इस समय मुझे मारना बहुत कठिन है, इसलिए इसे याद रखें। हमारे साथ आएं। कुछ ऐसा है जो हमें आपको दिखाने की जरूरत है। यह सुनकर बर्जुन मुस्कुराने लगा, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उन्हें बताया गया था कि कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन वास्तव में यह सब देखना बिल्कुल अलग बात थी। यह ठीक होना चाहिए। मैंने शापित सदस्यों को सूचित कर दिया है कि हमारे पास 2 बीस्ट हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चौंकना नहीं चाहिए। कृपया दूसरों के बहुत करीब न जाएं। सैम ने यह जानकर सावधान किया कि उसका अपना शरीर कैसा महसूस कर रहा है। शायद अन्य लोग उन्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे। जल्द ही प्रखर और बर्जुन व्यावहारिक रूप से अर्जुन को अपने साथ खींच रहे थे। अभय को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उसे क्या दिखाना चाहते थे। उसे बस थोड़ा आराम करने में अधिक रुचि थी। अभी के लिए वह छोटे बम अंबर की देखभाल करेगा। जैसे ही दोनों उसे जहाज के माध्यम से खींचते रहे, अर्जुन ने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाया। सभी अद्भुत दृश्य जो वह देख सकता था। जब वह सार्थक और अन्य लोगों से अलग हुआ था तो उसे काफी समय हो गया था और वह उस द्वीप पर फंसा हुआ था। सार्थक, आप एक वर्ल्ड लीडर बन गए हैं और आप वास्तव में दुनिया को बदलना शुरू कर रहे हैं। काश मेरा भी आपके जैसा लक्ष्य होता। मेरी क्या करने की इच्छा है? अर्जुन और अभय को देखकर शापित गुट के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, जानने के लिए सुनते रहिए माय फ्रेंड वेम्पायर सिस्टम, अर्जुन ने सोचा। और आखिरकार वे एक दालान में पहुंच गए जहां बाहर से उत्साहित बातचीत की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला, बच्चों से भरा एक कमरा दिखाई दिया, लेकिन वे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। क्या आप उन्हें याद करते हैं? ये सभी खन्ना द्वीप के बच्चे हैं जिन्हें आप तब बचाना चाहते थे। हम तब से उनकी देखभाल कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि यह जानना अच्छा होगा कि वे अंततः आपको धन्यवाद कह सकते हैं, प्रखर ने समझाया। सैम के साथ वापस आकर बहुत कुछ करना बाकी था। फिर भी ऐसी यात्रा के बाद उन्होंने समूह को एक विराम अवधि प्रदान की। सार्थक के लिए नौकरी की सूची अंतहीन लग रही थी। वह शुद्धम और उसकी शक्तियों के बारे में मिशिका के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहता था। नैट और गुड के बारे में जांच करना चाहता था। शापित ग्रहों और हेलेन के बारे में सैम से मिलना चाहता था, और एलेक्स और डेमन टियर वेपन के बारे में जांच करना चाहता था। तो अब आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि अंबर के पास अभी भी अपनी शक्तियां हैं, इसलिए उसे बीस्ट को हिलाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि टैबलेट में मौजूद व्यक्ति ने आपको चेतावनी दी थी कि वह इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, लेकिन हमें अभी भी अय्यर की इच्छाओं का पालन करने की आवश्यकता है। विनय ने पूछा। मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं उस ड्रैगन से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। जब मैंने उन क्रिस्टलों पर गॉन्टलेट का उपयोग किया, तो अब मैं उन दो शक्तियों की तुलना कर सकता हूं जो मैं बता सकता हूं, और उन लोगों के साथ अभी भी समस्याएं हैं जो लड़ते समय शुद्ध समूह का हिस्सा हैं। लेकिन मैं उन सभी से अधिक जो करना चाहता हूं वह है आखिरी व्यक्ति वापस, आप विनय। इसे पहले से ही एक आशीर्वाद माना जा सकता है कि शापित समूह को एक ही ग्रह पर एक नहीं बल्कि 2 ह्यूमनॉइड बीस्ट्स को खोजने में कामयाब रहा, जिससे उन्हें एक ही बार में सिल की इच्छा पूरी करने की अनुमति मिल गई। 3 ह्यूमनॉइड बीस्ट्स को ढूंढना, विशेष रूप से इतने ऊंचे स्तर के बीस्ट को ढूंढना, मांगने के लिए बहुत अधिक होता। निसंदेह यह केवल पृथ्वी पर जन्मे लोगों के समूह के कारण ही संभव हो सका। यदि कोई चौहान के समूह को बैकअप के लिए अनुरोध करने के लिए मजबूर करके भाग नहीं गया होता, तो शापित समूह को मड्डी यानी अभय के बारे में कभी पता नहीं चल पाता, और यह पूरी तरह से धैर्य के इधर उधर भटकने के कारण था कि वे टेल्स यानी अर्जुन से मिले। सार्थक को तीसरी बार यह पुष्टि करते हुए सुनने के बाद कि वह उसे वापस लाना चाहता है, विनय को इस बारे में कुछ कहना था। सार्थक, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपका समर्थन करूंगा। आपको इतने लंबे समय तक लड़ते हुए देखने के बाद न केवल आपका मार्गदर्शन और सलाह देकर, बल्कि आपके पक्ष में सक्रिय रूप से लड़कर आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि मैं पहले ही अपना जीवन जी चुका हूं। सार्थक, अंत में मैंने वैम्पायर बनना भी छोड़ दिया ताकि अंततः इसका अंत हो सके। मुझे यकीन था कि जिन लोगों की मैं परवाह करता था वे पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई नया व्यक्ति होगा जिसकी मुझे परवाह होगी। यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर बहुत अधिक प्रयास बर्बाद करें। आइए हम अय्यर को उसके प्रस्ताव पर ले लें, या देखें कि क्या धैर्य एक क्लोन बना सकता है। सार्थक विनय को बीच में रोकना चाहता था और कई कारणों से जवाबी बहस करना चाहता था। यह झांत था कि एक क्लोन का जीवन लंबा नहीं होता है, और अय्यर पर इस तरह का भरोसा करना एक बड़ी गलती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे इस बात से अनभिज्ञ होना चाहिए था कि विनय अभी भी सिस्टम में था। मुझे पता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अय्यर के क्लोन अभी भी अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हैं। आपने इसे देखा है और इसे महसूस किया है। अगर मुझे किसी ह्यूमनॉइड बीस्ट के शरीर का उपयोग करना सीखने के बजाय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका मिले तो मैं कहीं अधिक मददगार होऊंगा। जहां तक 10 वर्षों की बात है, मेरे लिए यह समय आपको इस युद्ध को जीतने में मदद करने, आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने, और आपको मेरी अय्यर की पारिवारिक लाइन को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप गुप्ता हैं, लेकिन आप में अय्यर का खून है। विनय के जीवन को अपने दृष्टिकोण से अनुभव करने के बाद सार्थक ने उस समय बूढ़े व्यक्ति की भावनाओं को साझा किया था। उनके वंशज को पता था कि उनके पूर्वज इस बात से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। ठीक है, लेकिन हम पहले धैर्य से इस बारे में पूछेंगे। यदि वह ऐसी बॉडी बनाने में असमर्थ है, तो अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं अय्यर से एक बॉडी बनाने का अनुरोध करूंगा। उम्मीद है कि उसे सब कुछ पता चले बिना। इस कठिन बातचीत को समाप्त करते हुए सार्थक बाकी सबसे खराब हिस्सों को खत्म करने के लिए तैयार था। उसने आगे मिशिका को खोजने का फैसला किया। अपनी वापसी की उड़ान में सार्थक ने देखा कि वह नीचे गिरी हुई लग रही थी। परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट 2 को पकड़ना असंभव था, और पार्थ की तरह सार्थक भी एजेंट 11 की मानसिक बाधा को तोड़ने में असमर्थ था।
जिससे उसे बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। वह अभी भी पूरी कहानी नहीं जानता था कि उसके आने से पहले क्या हुआ था, लेकिन चूंकि यह एक नाजुक और व्यक्तिगत स्थिति थी, इसलिए उसने जहाज पर उसके साथ इस पर चर्चा करने से परहेज किया था। सौभाग्य से सार्थक के लिए विशिष्ट चालक दल के सदस्यों को ढूंढना बहुत कठिन नहीं था। मिशिका उनमें से एक थी जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से बदल दिया था, जिससे एक ऐसा बंधन बना जिससे उसे एक निश्चित दूरी के भीतर उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, जिसके बाद यह कमजोर हो गया। यह जितना उपयोगी था, फिर भी यह उन दोनों के लिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम का कारण बना। सार्थक ने छोटे निजी प्रशिक्षण कक्षों में से एक का दरवाजा खटखटाया, जहां वह मिशिका को देख सकता था। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उसे प्रवेश की अनुमति दे रही थी। अंदर उसने देखा कि लड़की ध्यान कर रही है। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ है? सार्थक ने मिशिका से पूछा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने वह काली तलवार अपने सामने रखी थी जो विजय चौहान ने उसे उपहार में दी थी। मैं वास्तव में इस तलवार से कुछ परीक्षण कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कुछ क्षमताओं को बाधित करने की क्षमता है। बस इसे छूने से मैं उस बाह में ऊर्जा इकट्ठा करने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम है। मैं परीक्षण कर रही थी कि क्या इसका उपयोग मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि आप जानते हैं, अगर मैं दोबारा कभी उस रूप में आ गई तो मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डालूंगी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लगता है। हालांकि मैं अभी भी इसका उपयोग अपने शरीर पर छाए नकारात्मक धुएं से छुटकारा पाने के लिए कर सकती हूं, इसीलिए एक तरह से यह मेरी मदद करता है। यह जानकारी भी वैसी ही थी जैसी सार्थक ने एकत्र की थी। तलवार केवल उसी को प्रभावित करती है जिसे वह छूती है, इसलिए इसने वैम्पायर गॉड को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से नहीं रोका, बल्कि केवल तलवार के माध्यम से या सीधे तलवार पर इसका उपयोग करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुम जानती हो, जब मैंने कहा कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है, तो मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हारे बदलने से पहले दूसरों ने मुझे बताया कि एजेंट 2 ने क्या कहा था। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? सार्थक ने पूछा, एक लीडर के रूप में पूछने। उसके दोस्त और शायद उससे भी अधिक के बीच एक महीन रेखा खोजने की कोशिश की। तो तुमने भी सुना है? मिशिका नाराज हो गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूं, सार्थक। एक तरफ मैं अपने पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहती हूं, दूसरी तरफ मैं शुद्धम के लीडर से बात करना चाहती हूं, ताकि यह पता लगा सकूं कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि एजेंट 2 ने जो कहा उसके बाद, मेरा मतलब है कि मुझे पता था कि उसके अन्य लीडर्स के साथ मतभेद थे, लेकिन वे सभी उससे नफरत करते थे। हो सकता है कि वह सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये बातें कह रहा था, लेकिन कुछ कारण से मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन महसूस करती हूं कि इसका कुछ हिस्सा सच हो सकता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हारी इच्छा के प्रति कितनी सहानुभूति रखता हूं। सार्थक ने उसके कंधे पर रखने के लिए एक हाथ बढ़ाते हुए उत्तर दिया, लेकिन संभावित प्रतिक्रिया के डर से बीच में ही रुक गया। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह पहले ही हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन दिन के अंत में अपनी मां के पास आप थे। एजेंट 5 ने शायद तुम्हें यह हमेशा नहीं दिखाया होगा, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी मां तुम्हें कड़वे अंत तक प्यार करती थी। सच चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इसे स्वयं स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। धन्यवाद सार्थक, मिशिका ने कमजोरी से उत्तर दिया। उसका सिर अभी भी छिपा हुआ था। उसकी तेज इंद्रियों ने सार्थक को बताया कि वह हल्के हल्के रो रही थी। यह अनिश्चित था कि उनकी सलाह के शब्दों ने वास्तव में मदद की या स्थिति को खराब कर दिया। सार्थक ने अभी के लिए कमरा छोड़ने का फैसला किया और बाद में उसके पास लौटने का फैसला किया, जब उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय था। सार्थक की सूची में अगला पड़ाव, चूंकि पास में ही था, बड़े प्रशिक्षण कक्ष की ओर जाना था। यहां हॉल से गुजरते समय उसे तेज धमाके की आवाज और जहाज के हिलने की आवाज सुनाई दी। कमरे में प्रवेश करते हुए सार्थक ने जल्द ही इसका कारण देखा। सबसे आगे खड़ा होकर नितिन चालों का एक सेट प्रदर्शित कर रहा था, जिसका अन्य लोगों ने अनुसरण किया।
विस्फोट वास्तव में हर कोई एक ही बार में अपने हमलों में क्यूई का उपयोग कर रहा था। जब प्रशिक्षुओं ने जल्द ही शापित गुट के लीडर को प्रवेश करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और उसके सामने झुक गए। ओह बॉस, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं कहूंगा कि मैंने उन्हें पढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है ना? नाइटिन के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। आपने मुझे एक कार्य दिया और मैंने इसे पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। उनमें से हर एक जानता है कि अपने शरीर और अपने हथियारों के माध्यम से क्यूई को कैसे शक्ति प्रदान की जाए। भले ही उनके पास कमजोर क्षमताएं हों, वे एक ताकतवर ताकत बन जाएंगे। यह अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ और दिखाऊं। सार्थक ने सिर हिलाया और वह तलवार निकाली जो चौहान ने उसे दी थी। उसने धीरे धीरे तलवार ऊपर उठाई और तलवार को तब तक घुमाना शुरू किया जब तक कि वह जमीन से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर न चली गई। हर कोई प्रदर्शन को ध्यान से देख रहा था। फर्श को देखते हुए वे इसे देख सकते थे। सार्थक ने जानबूझकर तलवार को धीरे धीरे घुमाया था ताकि वे उसकी सूक्ष्म गतिविधियों को देख सकें। ब्लेड के सीधे स्पर्श न होने के बावजूद फर्श की सतह पर खरोंच का निशान छोड़ा जा रहा था। यह क्यूई का दूसरा चरण है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अनुरोध किया। अतीत में नितिन ने ऐसा कार्य दिए जाने के बारे में शिकायत की होगी, लेकिन वास्तव में वह सामान्य से अधिक उत्साहित था। क्यूई उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एकदम सही था जिसने मार्शल आर्ट का अध्ययन किया था और उसने इस अजीब शक्ति में गहरी रुचि विकसित की थी। नितिन को क्यूई का उपयोग करने का तरीका सिखाने की कोशिश करते समय सार्थक एजेंट 2 के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में सोच रहा था। सभी एजेंट भी क्यूई का उपयोग करने में सक्षम थे। उनके पास कोई संख्या नहीं थी जो उन्हें दोहरे अंक वाले एजेंट बनाती, जिससे सार्थक को विश्वास हो गया कि शूधम ने अपने सभी सदस्यों को यह तकनीक सिखाना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से शुद्धम को उस संबंध में अधिक ज्ञान था। शापित गुट के लीडर के पास तीसरे चरण का केवल सीमित अनुभव था और वह निश्चित था कि शुद्धम एजेंट लीडर ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया था वह और भी मजबूत चरण था, इसलिए वे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। मुझे इस बात पर तुम पर भरोसा है। सार्थक ने नितिन की पीठ थपथपाई और कमरे से बाहर चला गया। अपने अनौपचारिक कर्तव्यों से निपटने के बाद उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों की जांच करने के लिए सैम से मिलने का फैसला किया, जिससे निपटने में सबसे अधिक समय लगेगा। एक बार जब वह कमांड सेंटर में था तो सार्थक ने पूछा कि सैम के अनुसार अगली सबसे अच्छी चीज क्या होगी। ठीक है, मुझे हाल ही में एलेक्स से एक अपडेट मिला है। अच्छी खबर यह है कि वे आपके लिए ब्लड वेपन पूरा करने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से आपके डेमन टीयर वेपन को अभी भी थोड़ा और समय की आवश्यकता होगी। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद वे वापस आ जाएंगे शापित जहाज के लिए। जिन लोगों को हथियारों की सबसे अधिक आवश्यकता है वे हेलेन और गुट के ग्रहों की अग्रिम पंक्ति के अन्य लोग हैं। उन्होंने डामिस के साथ कुछ बार हाथापाई की है क्योंकि उनके हमले फैलने लगे हैं। वे डामिस से लड़े? सार्थक काफी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे बुलाया या सचेत नहीं किया गया था। फिलहाल सभी समूह उनके हमलों से पीड़ित हैं। चिंता न करें, वे उस स्तर पर हैं जिससे हम अपने दम पर निपटने में सक्षम हैं। मत भूलिए, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। शापित गुट में लड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुलाया जाएगा, सार्थक। वैसे भी हेड जनरल इंद्र द्वारा आप पर हमला किए जाने का वीडियो साझा किए जाने के बाद जनता की राय हमारे पक्ष में वापस आती दिख रही है, खासकर शापित गुट के लोगों के बीच। मुझे लगता है कि यह मनोबल बढ़ाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। आप बस ऐसा करेंगे, उनके नेता के रूप में कुछ ग्रहों का दौरा करना होगा। उन्हें वे हथियार लाने होंगे जिनकी उन्हें अभी आवश्यकता है। वे निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। इसके बारे में सोचते हुए सार्थक को नहीं पता था कि उसके पास करने के लिए और क्या है। वह अपनी छाया और ब्लड क्षमताओं को प्रशिक्षित कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास कोई मजबूत साथी नहीं था। धैर्य ने जो उपकरण उठाया था उसमें अभी तक किसी और डेमन लेवल बीस्ट की खोज नहीं हुई थी और वह अभी भी मौजूदा हथियार के बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह कोई बुरा विचार नहीं है। मैं हेलेन से मिलूंगा और ब्लड वेपन पहुंचाऊंगा। एक बड़े अंधेरे जंगल के बीच
जहां पत्तियां बैंगनी रंग की थीं और रात के आकाश में एक से अधिक चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, एक अकेले छाया को अपने जीवन के लिए भागते देखा जा सकता था। ब्लडस्कर के रूप में जाने जाने वाले जानवर के पास धीमा होने का समय नहीं था और सबसे तेज विकल्प यह प्रतीत होता था कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दे, अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ दे, यह उम्मीद करते हुए कि यह उन लोगों को रोक देगा जो इसके लिए आए थे। इसे शिकार जैसा महसूस करने की आदत नहीं थी। आमतौर पर यह शिकारी होता था जो किसी भी वैम्पायर का शिकार करता था, जो अपने कीमती ब्लड पैक प्राप्त करने के लिए बस्ती छोड़ देता था। दुर्भाग्य से आज इसने गलत लक्ष्य चुन लिया था। जब उसने उस अजीब लड़की पर हमला किया था जो अकेली थी, तो उसने जवाबी कार्रवाई की थी और उसकी एक बांह काट दी थी। एक छोटा सा ब्लड पैक इसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन अपने साथ लाए गए रक्त का सेवन करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था जिससे प्राणी को पता चला कि कुछ बहुत गलत था। मुझे इस मॉन्स्टर से दूर जाना होगा, ब्लू डस्कर ने सहजता से सोचा। ब्लडस्कर थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि उसे कोई सुराग नहीं था कि वह कहां है। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने ठिकाने पर वापस लौटने की जरूरत है जहां वह आपूर्ति इकट्ठा कर रहा था। अफसोस, जंगल बहुत बड़ा था और उसमें खो जाना आसान था। इस ग्रह पर छोटे स्थल चिन्ह थे, फिर भी यदि कोई अन्य संकेत थे तो उसने अपने भागने के दौरान इसे नष्ट कर दिया था। आगे बढ़ने के लिए तैयार, कुछ पाने की उम्मीद में ब्लडस्कर को अपने पैरों के चारों ओर जंजीरें बंधी हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसे झटका लगा जिससे वह फर्श पर गिर गया। पास के एक पेड़ को पकड़कर उसने सोचा कि शायद वह अपनी बेहतर ताकत का इस्तेमाल करके खुद को दूर खींच सकता है, लेकिन इसके बजाय उसके हाथ पेड़ से टकरा गए और उसका शरीर जमीन पर खींचता चला गया। जो कुछ भी वह कर सकता था करते हुए उसने जल्द ही अपने पैर के चारों ओर बंधी जंजीर को खींच लिया। उसकी नसें उसकी एकमात्र बाइसेप के चारों ओर बन रही थीं, क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। झटके रुक गए जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह थोड़े समय के लिए बच गया है, जब तक कि उसने पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज नहीं सुनी। उसने ऊपर देखा कि जंजीरें डरावनी दिखने वाली पीली आंखों वाली लड़की तक ऊपर की ओर जाती थीं। वे तब तक और करीब आते गए जब तक कि उसकी दृष्टि धुंधली नहीं हो गई और वह नहीं रहा। भूमि ने अपने पैर से जंजीरें खोलीं और उन्हें एक बार फिर अपनी बाहों के चारों ओर रख लिया। उसने अपनी तलवार घुमाई जिससे खून जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह शेष बचे खून को मिटा देती। आप जंजीरों को युद्ध उपकरण के रूप में उपयोग करने में बेहतर हो रही है, लियो ने उसके करीब आते हुए टिप्पणी की। उन दोनों ने ब्लडस्कर के शरीर को देखा क्योंकि उन्हें यह पता लगाना था कि इसके साथ क्या करना है। क्या तुम्हें उसका ठिकाना मिला? भूमि ने पूछा। हां, लेकिन यह अकेले ही काम करता था। यह खून चूसने वाला लगातार ऐसे वैम्पायर को फुसला रहा था जो बस्ती छोड़ देंगे और उनके खून के पैकेट चुरा रहे थे और अपने ठिकाने में हड्डियों को देखकर उनमें से कुछ को मार भी रहे थे। आपको एक को मारने के लिए ज्यादा अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए, लियो ने उत्तर दिया। असली सवाल यह है कि क्या इसे मारने से आपको कुछ खून की लालसा शांत करने में मदद मिली? एक हद तक यह एक सामान्य वैम्पायर को मारने की तुलना में कम संतुष्टिदायक लगता है। मैं दमन जंजीरों के बिना भी खुद को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन वे लड़ने के लिए उपयोगी साबित हुए हैं और बढ़ती इच्छा को धीमा करने के लिए एक अच्छा उपकरण है। आपका तरीका काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मैं इसे धीरे धीरे नियंत्रित करने में सक्षम हूं, भूमि ने अपने शिक्षक को बताया। वैम्पायर वर्ल्ड में कुछ समय तक भूमि की देखभाल करने के बाद लियो ने कई अलग अलग चीजों का अनुभव किया था। सबसे पहले वे बस्ती से दूर जाने के लिए बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे। यह एक बड़ा ग्रह था और जहां अधिकांश वैम्पायर एक ही स्थान पर केंद्रित थे, वहीं अन्य भी थे। कई वैम्पायर ने बस्ती छोड़ दी थी और उनमें से कुछ इस जैसे ब्लडस्कर में बदल गए थे जो बाहर घूम रहे थे। एक चीज जिसकी उन्हें लालसा थी वह थी मानव रक्त, लेकिन चूंकि ग्रह पर कोई भी मानव नहीं था, इसीलिए वे बस्ती से बहुत दूर नहीं जा सकते थे। लियो की योजना अपने आग्रह को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक हत्या के बीच के समय को बढ़ाने की थी, जब तक कि धामपीर इसे और सहन न कर सके। भूमि को जिस समस्या का सामना करना पड़ा, वह उसके द्वारा सबसे लंबे समय
तक इच्छा को दबाए रखने के कारण थी, जिसका अर्थ है कि यह बहुत अचानक और बहुत तीव्र हो गई थी। पहले भूमि के पास इस भावना के अभ्यस्त होने का समय भी नहीं था और दमन श्रृंखलाएं केवल मुद्दे को स्थगित कर सकती थीं, हटा नहीं सकती थीं। यही कारण है कि लियो ने इस पद्धति को चुना था और ऐसा लगता है कि यह काम कर रही थी। सौभाग्य से भूमि जैसी थी और लियो की क्षमता का उपयोग करके दोनों के लिए आवारा वैम्पायर और ब्लूडस्कर को ट्रैक करना काफी आसान था। दुष्प्रभाव के रूप में प्रत्येक लड़ाई के बाद भूमि की ताकत बढ़ती दिख रही थी। ये ब्लूडस्कर या वैम्पायर जो बस्ती से भाग गए थे, वे ऐसा केवल तभी कर सकते थे यदि उनके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत होती। इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होने के कारण वे काफी शक्तिशाली थे। सबसे पहले लियो अपने शिष्य के पास रुका था, उसकी सहायता कर रहा था, लेकिन अंततः उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अकेले ही किसी की देखभाल कर सकती थी। भूमि उसकी आंखों के सामने विकसित हो रही थी। पहले तो यह अंधे तलवारबाज को चिंतित करता था, लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होगी, इसने उसके दिमाग को शांत कर दिया। कब तक हमें यहां रुकना पड़ेगा? भूमि ने पूछा। हमें कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि आप हमारे दोस्तों से मिलने के लिए वापस जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति को देखते हुए हमें धैर्य रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी स्थिति वास्तव में नियंत्रण में है। अगर कुछ ऐसा है जिसे वे स्वयं संभाल नहीं सकते हैं, मुझे यकीन है कि सार्थक ने हमें बुलाया होगा। लियो ने जंगलों में पीछे मुड़कर देखा और यद्यपि वह उसे देखने में असमर्थ था, वह सीधे वैम्पायर बस्ती की दिशा में देख रहा था। 10वें महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पॉल कुछ कागजी काम भर रहा था। पूरा महल और उसके लोग दैनिक कार्यों को इतनी बार कर चुके थे कि वे घड़ी की कल की तरह काम कर रहे थे, जिससे वैम्पायर नाइट के पास करने के लिए बहुत कम बचा था। गौरव, करण और एमी की मदद के लिए धन्यवाद, जिन्होंने स्वेच्छा से उसका कुछ बोझ उतार दिया था। यह और भी कम था। काश एक दिन मानव जाति भी इतनी ही शांतिपूर्ण होती, पॉल ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसका दिवा स्वप्न उसके कार्यालय के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज से टूट गया। नाइट पॉल, आपके पास एक आगंतुक है। प्रवेश करने के बाद गौरव बोला। उसके चेहरे पर काफी चिंतित भाव थे, जिसका मतलब केवल यह हो सकता है कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक पल के लिए पॉल ने सोचा कि क्या उसे सिंहासन कक्ष में अतिथि का मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन यह उचित नहीं लगा, क्योंकि सार्थक अभी भी शापित परिवार का लीडर था। भले ही अधिकांश कार्य वैम्पायर नाइट द्वारा संभाले जा रहे थे। यह सुनने के बाद कि यह कौन था, पॉल ज्यादा चिंतित नहीं हुए और उन्हें अपने कार्यालय में लाने का निर्देश दिया। कुछ क्षण बाद किरण को अंदर ले जाया गया। इतने समय के बाद आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। पॉल ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसे अपनी मेज के सामने सीट देने की पेशकश की। उसने सीट स्वीकार कर ली और बैठ गई। मुझे यकीन है कि आपकी अघोषित यात्रा सिर्फ उस समय की याद दिलाने के लिए नहीं है जब हम दोनों एक साथ शापित गुट में थे। क्या शूरवीरों के लिए औपचारिक बैठकों के बाहर मिलना वैम्पायर शिष्टाचार के खिलाफ नहीं है? तो आज आपको यहां क्या लाया है? मैं अब प्रथम परिवार का नेता हूं। किरण ने तुरंत उसे ठीक किया। ब्रायस के राजा चुने जाने के बाद से यह एक अस्थायी उपाय था। आमतौर पर नाइट्स को नेता बनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस समय उनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। इसके अलावा राजा का महल व्यस्त था, इसलिए एक नए पहले नेता का चयन किया जाना बाकी था। यही वजह थी कि किरण ने कुछ समय के यह काम करना जारी रखा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास चिंता करने का और भी कारण है कि आप यहां क्यों हैं? पॉल मुस्कुराया। तो तुम अचानक मेरे पास क्यों आ रही हो? एक पल के लिए कायरा चुप रही, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे क्या बताया जाए। अगर मैं 10वें महल को यह बता दूं कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ भी बदलेगा? आखिर मैं यहां क्यों आई? पॉल देख सकता था कि चाहे जो भी मामला हो, कायरा उसे बताने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसीलिए वह चुप रहा। उसे एक कप चाय पिलाई और उसके निर्णय पर आने का इंतजार किया। कायरा ने अपने पिता को धीरे धीरे बदलते देखा था। एक समय था जब वह उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखती थी, जो वैम्पायर की भलाई की परवाह करता था। कभी कभी उनके कार्यों की दूसरों द्वारा आलोचना की जाती थी, लेकिन वह जानती थी
कि उसके पिता हमेशा पूरी बस्ती के हित को ध्यान में रखकर ऐसा करते थे। हालांकि हाल ही में वह अब इतनी आश्वस्त नहीं थी। अपराधियों को सजा देना एक बात थी, कायरा को पता था कि कभी कभी नियमों को मोड़ना पड़ता है, खासकर क्षितिज पर एक मजबूत दुश्मन के साथ। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता कैसे अपने साथी वैम्पायर के जीवन का बलिदान कर सकते हैं। उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलने दिया। उसने इसे तब देखा था जब वह उस कमरे में थी जहां वैम्पायर छाया की क्षमता सीखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे ऐसा कर रहे थे, उन्हें विश्वास था कि यह सब राजा की मदद करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए था। फिर भी एक बार जब वे सफल हो गए और एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल कर ली, तो दुर्गेश उनसे सब कुछ छीन लेगा। प्रारंभ में उसने उनसे कहा था कि यह अधिक अच्छे के लिए है, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया दोहराई गई वह उसे बदलते हुए देख सकती थी। तथ्य यह है कि दुर्गेश जो कर रहा था उस पर पश्चाताप का एक कण भी नहीं देख पा रही थी।